अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी 1-2 डेवलपमेंट्स आपको बता दूँ जो इसराइल और गज़ा के हवाले से चल रही हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त बमबारी अभी भी हमने सुनी है और ये जो जबलिया का कैंप है, उस पे बहुत शदीद बमबारी की गई है और 400 से ज़ायद लोग जो हैं, वो शहीद हो चुके हैं। इसके ऊपर सऊदी अरब ने भी कंडेम किया है इसराइल को और उन्होंने कहा है कि ये आप क्या कर रहे हैं? और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि कोलंबिया, चिले, बोलिविया, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं, वो अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, अपने ताल्लुकात सफारती जो हैं इसराइल के साथ उनको मुनक़ता कर रहे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रहा है। चाइना को हम देख रहे हैं कि चाइना ने अपने जो मैप्स हैं उनके जो ग्लोबल मैप्स हैं, उनमें उन्होंने इसराइल को डिलीट कर दिया और उन्होंने कहा है कि जी हमारे लिए इसराइल अब एग्ज़िस्ट नहीं करता। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जिसको मेरे ख़्याल इंटरनेशनली इसको बड़ा करीब से देखा जाएगा और इसके ऊपर आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा डिबेट होती है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि चाइना ने अपने जो उनका जो रिकॉर्ड है, उसमें से इज़राइल के मैप्स को डिलीट कर दिया। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं लोगों के, वो हम देख रहे हैं, लेकिन जो टस से मस नहीं हो रही हुकूमत, वो है अमेरिका की। रूस भी इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, बाकी लोग भी क्रिटिक कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के ऊपर और नेतन्याहू के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं हो रहा अभी तक। बहरहाल इसके ऊपर हम तजिया करेंगे, साथ-साथ पाकिस्तान में जो मामलात हैं, उनको भी ज़रा ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे। इमरान खान को एक बार फिर ज़हर देने के हवाले से बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक डिबेट चल निकली है और उनके वकील आफ्ताब बाजवा साहब की तरफ से जब ये बात आई है, तो ये बातें शुरू हो गई हैं। क्या हम इस तरह की चीज़ें हम देख सकते हैं? क्या हम एक और हमारे इलाके में एक मुर्सी को पैदा होता हुआ देखेंगे? खुदा न खास्ता। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, इसका भी ज़रा तजिया करेंगे। नैब अमेंडमेंट्स जो हैं, उनके ऊपर फैसले देने से रोक दिया गया है चीफ जस्टिस की तरफ से। ये भी ज़रा देखेंगे, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इमरान खान की माफ़ी की बातें हो रही हैं, क्या ये वाइबल ऑप्शन है? क्या इस तरह हो सकता है? और फिर थोड़ा-सा ज़रा ज़िक्र कर लेंगे कि जो हमारे निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए थे लम्स में, उसके बाद अब क्या सूरत-ए-हाल है? इसका तमाम जो उमूर हैं, इनको ज़ेर बहस लाने के लिए, इनका इहाता करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम इसरार भाई। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है कि आप भी, मैं चाहूँगा कि आप हमेशा की तरह गज़ा के हवाले से भी थोड़ा-सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारे दिलों में धड़कन की तरह ये बस रहा है, ये सारा इश्यू। आप इसको किस तरह देख रहे हैं जी, पूरी सूरत-ए-हाल को? देखिए इसरार साहब, एक है दुनिया और दुनिया में बसने वाले लोग और दूसरे हैं दुनिया के हुक्मरान। इन दोनों के एक्शंस में बड़ा वाज़ेह तौर पे फ़र्क देखा जा सकता है। दुनिया में जो लोग भी जमहूरियत, अमन पसंद हैं और जंगों के खिलाफ हैं, तनाज़ात के खिलाफ हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से ये मसला हल हो और जंग बंदी हो और इसराइल जो है वो अपने आप को रोके और फ़लस्तीनियों के ऊपर गज़ा में जो कुछ हो रहा है, वो हर सूरत में रुकना चाहिए। उसका अमली मुज़ाहरा हम कुछ मुस्लिम दुनिया में लोगों की तरफ से रद्द-ए-अमल के तौर पे भी देख रहे हैं और बाहर की दुनिया में भी अब काफ़ी उसका रद्द-ए-अमल है। खुद इसराइल के अंदर से भी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए। लेकिन सवाल वही है जो आपने उठाया है कि अमेरिका को कौन लगाम देगा? क्योंकि अमेरिका जो है बुनियादी तौर पे जब कोई फैसला करेगा तो फिर बड़ी ताकतें उसके साथ जुड़ती हैं। अब बाकी ममालिक जो हैं वो इस वक़्त अमेरिका के साथ खड़े हैं और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली वो इसराइल को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लॉजिस्टिक भी, फाइनेंशियल भी और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव हवालों से भी। अच्छा, अब ये जो सूरत-ए-हाल है, ये जहां दुनिया के ताकतवर ममालिक की नाकामी है, समझौता है या उनकी अपनी खुद कॉन्शियस एफर्ट है और जिसकी वजह से वो ये सारा खेल जो है जिसको सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग, ओआईसी जैसे इदारे हैं, वो अपनी अफादियत जो है वो इस तरह के वाक़यात जब होते हैं तो खो बैठते हैं और लोगों को लगता है कि ये जो इदारे हैं, ये जो मुस्लिम दुनिया में बनाए गए थे, तनाज़ात से डील करने के लिए या मुस्लिम माशरों में या मुस्लिम दुनिया में जब भी कोई बड़े तनाज़े हों तो ये इदारे बड़ा फ़ाल किस्म का किरदार अदा करेंगे, उनकी फ़ालियत भी हमें नज़र नहीं आती। इक़वाम मुत्तहिदा जो पूरी दुनिया के अंदर अमन की बात करता है, लेकिन आप देखिए कि सिर्फ़ मज़म्मती करारदादों तक ही अपने आप को महदूद कर लेता है। उसकी कोई मॉरल प्रेशर, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर, कोई पॉलिटिकल प्रेशर, कोई लीगल प्रेशर वो दुनिया की बड़ी ताकतवर मुल्कों के ऊपर नहीं लागू करता और ना उसके ऊपर उस तरह से आवाज़ उठाता है। तो ये एक इस वक़्त जो बेहिसी है, हमें पूरी दुनिया के हुक्मरान तबकात के अंदर, उसमें मुस्लिम हुक्मरान भी हैं और बड़ी ताकतों से जुड़े हुए ममालिक भी हैं और इनके अंदर कुछ ये जो रिस्पॉन्स अभी आपने कहे हैं, चीन ने किया या तुर्की ने किया या फलां ने किया, ये काफ़ी नहीं है। इससे इसराइल नहीं रुकने वाला।
और ना इससे कोई इसराइल के अंदर कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि उसकी असल ताकत जो है वो तो अमेरिका है। अमेरिका जब तक उसको सपोर्ट कर रहा है वो ये काम करता रहेगा, जब तक अमेरिका उसको स्टॉप नहीं करेगा वो रुकने वाला नहीं है। अब अमेरिका को कौन समझाएगा, कौन उसको बताएगा, कौन उस पर दबाव डालेगा, कौन उसको प्रेशर में लाएगा, क्योंकि मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान तो किसी ना किसी तरीके से अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए उनके करीब पाए जाते हैं, और वो ऐसे कोई मामलात नहीं उठाते जिससे अमेरिका का उनके साथ बराह रास्त कोई तनाज़े पैदा हो। इसलिए वहां पर भी एक मुजम्मती करारदाद की करीब मामलात चल रहे होते हैं। तो ये एक वर्स्ट सूरत हाल है। अब ये एक और चीज को जाहिर करती है कि दुनिया में जब भी मुस्लिम दुनिया पे कोई तनाजात या जंगों की सूरत में कोई चीज थोपी जाएगी तो आपको आलमी दुनिया का रद्द-ए-अमल कुछ इसी तरह का मिलेगा जो अब हम देख रहे हैं, और इस्लामी मुल्कों का रद्द-ए-अमल भी ऐसे ही मिलेगा जैसे हम देख रहे हैं। फिर आप देखिए कि इस्लामी ममालिक की जो हुक्मरानी का निज़ाम है, चाहे उसमें आमराना निज़ाम है, चाहे उसमें बादशाहत का निज़ाम है, चाहे उसमें नीम हकीम जमहूरी निज़ाम है, वो सब भी अमेरिका की हमायत और मदद के साथ खड़े हुए हुक्मरान तबकात हैं। इसलिए हम जब इनसे बड़ी तवक्को की बात करते हैं और कहते हैं कि शायद इनके करैक्टर में कोई रिविजिटिंग होगी, वो इतना आसान नहीं होता और इनको कोई रोकने वाला नहीं होता। अच्छा, अब इनको रोकने के दो जरिए हैं। एक है अवामी रद्द-ए-अमल बहुत सख्त आ जाए, बहुत बड़ा आ जाए, और दूसरा ये कि जो दुनिया का मीडिया है वो एक बड़ा प्रेशर बिल्ड करे। लेकिन अब आप देखिए कि दुनिया का जो मीडिया है उसकी भी बड़ी ताकतों के साथ बड़े अपने मामलात जुड़े होते हैं और वही कुछ दिखाने की कोशिश की जाती है जो वो दिखाना चाहते हैं। तो ये भी एक तजाद है, लेकिन जो इसमें एक चीज का जो निजाम है उसमें भी हम नाकाम होते नजर आ रहे हैं। जी, इसमें सलमान भाई जो आपने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात कही है वो ये है कि अवामी रद्द-ए-अमल, ये मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ। लिस्ट है उन कंपनीज की जिन्होंने कंडेम किया है हमास को और उन्होंने इसराइल की फेवर की है। ये मैं लिस्ट बता देता हूँ, लोग इसको भी अपने इंटरनेट से जाके देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ वो कंपनीज हैं जिन्होंने इसराइल की हिमायत में अपनी अपनी स्टेटमेंट्स जारी की हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा, जो आपने अवामी रद्द-ए-अमल की बात कही है, कि जो भी लोग इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें तो जब वो खरीदने जाएं तो कम से कम उनको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी कंपनीज हैं जिनकी वो प्रोडक्ट्स लेने जा रहे हैं। अगर आप लोगों में इतना ही वो हिस्स हो तो मेरा ख्याल है कि जब भी आप जाएंगे इनकी चीज़ें खरीदने के लिए तो फिर कम से कम आपको ये याद रखना चाहिए कि ये वो कंपनीज हैं जो इसराइल की सपोर्ट कर रही हैं और हमास की जो एक हमास के नाम पे फ़लस्तीनियों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अवामी रद्द-ए-अमल भी हमारा होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। और लोगों का देखिए ना, अब आपके पास रिस्पांस होगा ना, मुस्लिम दुनिया क्या कर सकती है? मुस्लिम दुनिया इसी तरह का डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इंटेलेक्चुअली, एकेडमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली जब अपना रद्द-ए-अमल देगी तो उसका इम्पैक्ट होता है दुनिया के अंदर। अभी इसमें हमें लगता है कि ज्यादा ऑर्गेनाइज होकर हमें इस तरह के रद्द-ए-अमल जो है वो दिखाने पड़ेंगे ताकि दुनिया को बावर ये करवाया जा सके कि ये जो फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है हम उसमें बड़ी ताकतों के खेल का हिस्सा नहीं है, बल्कि उस पर अपना मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखते हैं और जंग बंदी हमारा बुनियादी मुतालबा है। बेशक, ये मैं बस इसको बंद करता हूँ, स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं, पाकिस्तान की तरफ आते हैं। अच्छा, ये मुझे आप ज़रा बताएं कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट एक दफ़ा फिर हमने बात सुनी और पढ़ी है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए मारने की साजिश की जा रही है और मुझे स्लो पॉइजन किया जा रहा है। पहले वो कह रहे थे मुझे अंदेशा है, लेकिन उनके वकील साहब ने जो कहा है कि इस तरह हो रहा है। पिछली दफ़ा मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि इस तरह मुमकिन नहीं है क्योंकि हालात जो हैं वो इस तरह इस नहज पे नहीं पहुंचे हैं कि इस तरह की चीज़ जो है वो पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता हो। तो अभी उन्होंने फिर दोबारा बात कही है, तो मैं सोच रहा था कि मैं आपसे दोबारा पूछूं कि अब आपकी क्या ओपिनियन है, क्या उनकी बात को सीरियस लेना चाहिए? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई चीज़ होती है जो कि हम पहले देख चुके हुए हैं, पाकिस्तान में भी इस तरह की मिसालें हैं, मिस्र के मुर्सी साहब को भी हम देख चुके हैं, उनको भी कैसे सारा के सारा सिलसिला किया गया था। और आपको याद है पिछले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो इसका कई दफ़ा बार बार निशाना बन चुके हुए हैं। देखिए इसरार साहब, बात यह है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को यह अंदाजा नहीं था कि इमरान खान इस हद तक गैर मामूली मुजाहमत दिखा सकते हैं। ख्याल ये था कि बहुत जल्द इमरान खान सरेंडर कर देंगे और इमरान खान से जो बातें हम मनवाना चाहते हैं वो मान लेंगे और आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करेंगे इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक। वो अभी तक अमल नहीं हो सका और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मुझे खुद बहुत से ताकतवर हलके जो है जिनके साथ हमारा राब्ता रहता है वो ये कहते हैं कि इन बड़े हलकों के अंदर एक बेचैनी ये पाई जाती है कि ये इमरान खान ने इस हद तक गैर मामूली जो अपना सोच का
और अपने मुज़ाहमत का और अपने जिसे कहते हैं दबाव को बर्दाश्त करने का मुजाहरा किया है, ये कैसे मुमकिन हुआ है? एक बात। और जो अब देखिए ना, आपके सर पे इलेक्शन खड़े हैं और अमूमी तौर पे हमारे यहाँ इलेक्शन से पहले इलेक्शन अरेंजमेंट तय होता है। इमरान खान की इस मुज़ाहमत ने उस इलेक्शन अरेंजमेंट को भी डिस्टर्ब किया हुआ है। और वो जो इलेक्शन सर पे खड़े आने चाहते हैं जनवरी में अगर होने हैं, तो उससे पहले पहले जो मामला तय होने थे उसमें वो रोल प्ले नहीं करते हुए नजर आ रहे। और जिस तरह से कार्ड सजाए थे एस्टेब्लिशमेंट ने, वो कार्ड नहीं सज रहे, जिसकी वजह से उनके लिए भी परेशानी का बाइस मतलब बन रहा है। फिर दूसरी बात यह है कि ख्याल ये था कि इमरान खान की मकबूलियत को हम किसी ना किसी तरीके से डाउन कर सकेंगे, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिल रही। और बहुत से लोग जिस भी तबके से ताल्लुक रखते हैं, आप लोगों से जाके बात करें तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान गैर मामूली तौर पर इस वक्त मकबूल है। और जो कुछ ये हो रहा है उसका रद्द अमल जो है वो इमरान खान के वोटरों के अंदर एक नई ताकत पैदा कर रहा है, जिसके अंदर वो एक नए तरीके से जो है अपने आप को पेनिट्रेट करेंगे जब भी इलेक्शंस होंगे। ये वजह है जिसकी वजह से सारा दबाव बढ़ रहा है। अच्छा, अब इसमें जो बात इमरान खान साहब ने या उनके वकील आफ्ताब बाजवा साहब ने की है, आफ्ताब बाजवा साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं और उनसे मेरी 4-5 दिन पहले मुलाकात भी हुई थी एक टीवी प्रोग्राम में। उन्होंने मुझे कहा था कि इमरान खान से हमारी मुलाकात है, लेकिन हमें खदशा है कि इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश की जाएगी। तो मैंने उस वक्त भी ये बात की थी, फिर आपके प्रोग्राम में भी बात की थी। मैं अभी भी ये कहता हूं कि ठीक है कि भट्टो के साथ क्या हुआ वो हमने देखा, बेनजीर भट्टो के साथ क्या हुआ वो हमने देखा, नवाज शरीफ साहब ने किस तरह की सख्तियां झेली वो भी हमें मालूम है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि रियासत हमारी जो है इस वक्त, वो सिर्फ आइसोलेशन में ये फैसला इस तरह से अगर करती है तो रियासत को एक नए बड़े बुरहान का सामना करना पड़ेगा, शायद हम ये अफोर्ड ना कर सके। और फिर दूसरी बात यह है कि इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है वो सिर्फ एक नेशनल पर्सनैलिटी नहीं है, उसका एक अपना एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी है। और अभी भी बहुत सी दुनिया में देखिए जो इंटरनेशनल मीडिया में गुफ्तगू हो रही है, उसमें इमरान खान के साथ जो रास्ते बंद किए जा रहे हैं उसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू पाया जाता है कि ये चीजें ठीक नहीं हो रही। तो इसलिए इमरान खान का डाउट अपनी जगह, आफ्ताब बाजवा साहब ने या किसी और ने जो पॉइंट्स रेज किए हैं वो अपनी जगह, मुमकिन है कि इसके पीछे एक और बड़ा दबाव पैदा करना हो। और मुझे इंफॉर्मेशन है अभी भी इमरान खान को यह कहा जा रहा है कि अगर वो पाकिस्तान छोड़ दें तो उनके लिए कुछ अरसे के लिए जो वो पाकिस्तान से चले जाएं तो कुछ सहूलतें और आसानियां पैदा कर दी जाएंगी। लेकिन इमरान खान इसके ऊपर तैयार नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि जनाब ये जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन मेरे बगैर और मैं उसमें सहूलतकारी का किरदार अदा करूं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। अब ये बातें देखिए, अभी तक तो ये हमें नजर आता है कि मामला तय नहीं हो पा रहे जिस तरह से वो चाहते थे। इसलिए ये एक दबाव का इंडिकेशन है और एक बंदे के अंदर साइकोलॉजिकली आप इसको फीड करना शुरू कर दें कि इमरान खान की जान भी ली जा सकती है और इमरान खान को स्लो पॉइजन के जरिए मारा भी जा सकता है। तो उससे जो है जो जिस बंदे के बारे में ये गुफ्तगू फैलाई जाए तो उसको और ज्यादा जहनी टॉर्चर और जहनी दबाव में लाया जा सकता है ताकि वो जल्दी से जल्दी उस नतीजे पे पहुंचे जिस नतीजे पे उसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ये देखना होगा। जी, आप ये देखें ना कि आज फिर उसके बाद जब ये बात हुई है तो उसके बाद फिर ये तस्वीर जो है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर जो है एक डीएसपी साहब के साथ इसको जारी किया गया। और ये अब पता नहीं कि कब की है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब डियाला शिफ्ट किया जा रहा था उस वक्त की ये तस्वीर है। हालांकि यहाँ पे भी इमरान ने ब्लू शर्ट पहनी हुई है। और ये जो तस्वीर है, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये जिस दिन उनको 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, इसमें भी उनके पास उन्होंने ब्लू शर्ट पहनी हुई है। तो क्या ये 5 अगस्त की तस्वीरें हैं या इसके बाद की तस्वीरें हैं? तो इनको जारी करने की क्या जरूरत है? इसरार साहब, पहली बात तो यह है कि जेल से बाहर की जिंदगी और जेल के अंदर की जिंदगी में बड़ा फर्क होता है। आप में से, मुझ में से कोई भी बंदा अगर 2 महीने 4 महीने जेल में रहेगा तो उसका काफी, जिसे कहते हैं ना, चेहरा भी बदल जाता है, वजन भी बदल जाता है। आपने अभी शेख रशीद का देखा है, वो 40-50 दिन के लिए गायब रहे तो उन्होंने खुद बताया कि मेरा वेट काफी गिर गया है। इसलिए ये तस्वीरें जो है वो रिफ्लेक्ट तो करती हैं कि वो जिस किस्म की माहौल में होंगे वो एक नॉर्मल माहौल तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उनके डॉक्टर्स जो हैं, जो शौकत खानम के हैं, उन्होंने उनका पूरा मेडिकल चेकअप किया है। अलीमा खान से उनकी मुलाकातें हुई हैं और बहुत से लोग ये बताते हैं कि वो अपने आप को जरा हशाश बशाश महसूस करते हैं। वीकली, अपना फिजिकली वो वीक नहीं है, मुमकिन है मेंटली उन पे दबाव हो बहुत सारा, जिस तरह से होता है वो उसकी रिफ्लेक्शन हो। तो अभी उनकी फिजिक को उस तरह से कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई खतरा है, क्योंकि वो बड़े एक्सरसाइज के पक्के खिलाड़ी हैं। सुबह उठते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, उनको जॉगिंग मशीन दी गई है,
उनको एक्सरसाइज के पूरा माहौल मिला हुआ है अब इस वक्त, और अदालती हुक्म के बाद जो है उनके लिए कुछ आसानियां पैदा हुई हैं। लेकिन बात ये नहीं है देखिए, बात सिंपल सी है। बात यह है कि क्या इमरान खान को दबाव में लाकर उसकी मर्जी के खिलाफ वो फैसले करवाए जा सकेंगे, जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए देखे हैं, जैसे हमने टीवी इंटरव्यूज के जरिए देखे हैं। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि नहीं, इमरान खान दबाव में नहीं आएंगे और वो जितनी भी सख्तियां वो झेलने के लिए तैयार है। और अब उसके बाद क्या होगा, या इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे लेके जाएगी, या इमरान खान के साथ कोई सानिया हो सकता है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको जिसे कहते हैं ना रूल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ मुमकिन है। हमने बेनजीर का मर्डर भी देखा है सर, अपनी आंखों के सामने हमने वो वाकयात देखे हैं। भट्टो साहब की फांसी भी देखी है, और उसके बाद जस्टिस नसीम हसन शाह ने बता भी दिया कि उन पे कितना दबाव था अदालत के अंदर के जी भट्टो साहब को फांसी देनी है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये याद रखें, इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी के जिस अरूज पर है, वहां इस तरह की लीडरशिप को इस तरीके से खत्म करने की जो सोच और हिकमत है ना, वो रियासत को एक और लंबे अरसे के लिए तारीखी में लेके जाएगी और क्राइसिस में पैदा करेगी। और इससे कोई मसले हल नहीं होंगे। आपने भट्टो को फांसी देके मसला हल नहीं किया, आपने बेनजीर को मर्डर करके, जिसने भी मर्डर किया उससे मसला हल नहीं हुआ, आपने किसी को भी मंजर से गायब किया तो मसला हल नहीं हुआ। आज भी पीपल्स पार्टी 1970 से लेके आज तक 2018-23 तक वोट जो मांग रही है, वो बेनजीर के नाम पे नहीं मांगती, वो भट्टो के नाम पे ही मांगती है। इसलिए ये याद रखिएगा, आज भी भट्टो की लेगेसी भट्टो के साथ चलती है सर, वो जरदारी साहब के साथ और बिलावल के साथ नहीं चलती। तो इसलिए मेरा अपना आज भी ये ख्याल है, और मैंने कल भी अपने आर्टिकल में लिखा और आपसे मैंने शेयर भी किया, कि सिर्फ डायलॉग और डायलॉग ही मसले का हल है। अगर हमारी अक्ल व दानिश इस नुक्ते के ऊपर आ जाए और सारे फ्रीकैन इस नुक्ते के ऊपर इत्तेफाक कर लें कि हमें अपने मामलात को बंद गली में नहीं लेके जाने, और ऐसी गली में नहीं लेके जाने जहां सब के सब एक दूसरे के सामने एक सर जो है वो पीट रहे होंगे, तो बेहतर है कि वो अपना रास्ता निकालें और गिव एंड टेक करें, समझौता करें। इमरान खान को सियासत से आउट करना, इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करना, इमरान खान को रास्ते से हटाना, इमरान खान को मुल्क बदर करना, ये मसले का हल नहीं है असरार साहब। एक पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत आप इमरान खान को लेके चले। और मैं अभी भी कहता हूं, इमरान खान कोई खुदा तो नहीं है। इमरान खान भी नाकाम हो, पहले भी हुए थे अपनी बहुत सी गवर्नेंस के मामलात में, आगे भी नाकाम होंगे। उनको सियासी तरीके से डील किया जाए, और ये सियासी तरीका ही लोगों को रिस्पॉन्स देगा। उसकी वजह यह है कि जो हमारी यंग नस्ल है ना जी, उसके अंदर एक खास रद्द अमल पाया जाता है, जो हम इस वक्त बड़ी जिसे कहते हैं कैलकुलेटिव तरीके से जज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो नौजवान नस्ल जो है वो इमरान खान को अपना हीरो मानती है। अब हम उस हीरो के साथ जो सलूक कर रहे हैं, तो उसका ऑटोमेटिकली एक रद्द अमल तो आएगा। और जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने कहा है, इसी तरह से बाकी जमातों को भी ये मामला उठाना चाहिए कि जनाब ये जो इमरान खान माइनस सिलेक्शन है, इसकी जरूरत क्या है, क्यों हम इस वक्त डर और खौफ के अंदर मुब्तला है, और ये फैसला वोटरों को करने दें कि वो इमरान खान को इलेक्ट करते हैं या इमरान खान को रिजेक्ट करते हैं। ये जो इलेक्ट और रिजेक्ट करने की कहानी इंतखाबात से पहले की है, इससे बाहर निकले पाकिस्तान। ये मसले का हल नहीं है, ये मसले हमारे और बिगाड़ देगा, खराब कर देगा। तो अब वक्त है कि माजी की गलतियों से सियासी क़यादतें भी सीखें, अदलिया भी सीखे और एस्टेब्लिशमेंट भी सीखे। तो सलमान भाई, जो आप बात कर रहे हैं, तो इसी से जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन ये बनता है कि अभी हमने देखा था शेख रशीद साहब ने बाहर आके ये कहा कि मैं कोशिश करूंगा उन लोगों को छुड़वाने की जो कि 9 मई के हवाले से अंदर हैं, इवन इमरान साहब के साथ भी मामला को ठीक करवाने की कोशिश करूंगा। और अभी उन्होंने बयान भी देने शुरू कर दिए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि 9 मई जो था वो लानती प्रोग्राम था, और इस तरह के अल्फाज उन्होंने कहने शुरू कर दिए हुए हैं। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि आर्टिकल्स भी लिखने शुरू किए जा चुके हैं मुख्तलिफ सहाफ़ियों की तरफ से। अंसार अब्बासी साहब का भी आर्टिकल आ चुका हुआ है कि जी माफ़ी तलाफ़ी होनी चाहिए, और माफ़ी होनी चाहिए, कैसे नहीं होगी, अगर ये जीत गए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ टेंशन्स रहीं तो फिर मामला आगे कैसे चलेंगे। तो ये जो माफ़ी वाला सिलसिला कहाँ से निकल आया अचानक से? देखिए, एक बात तो ये है कि खास नुक्ता नजर PMLN के लोग प्रमोट कर रहे हैं, उनके सहाफ़ी भी और उनके सियासतदान भी, और वो एस्टेब्लिशमेंट को बावर करवाते हैं कि अगर इमरान खान का रास्ता ना रोका गया और इमरान खान जीत कर आ गए, तो वो सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट पर हाथ डालेंगे, और वो किसी भी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को माफ नहीं करें।
माफ नहीं अच्छा, करेंगे। इस खास बयानिए का मकसद ये है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान फासले जो है उसको बरकरार रखा जाए, उसमें शिद्दत पैदा की जाए, उनको करीब ना आने दिया जाए। हालांकि इमरान खान कई दफा कह चुके हैं कि वो ऐसा कोई इरादा नहीं रखते। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये यकतरफा माफी जो है, यानी अंसार अब्बासी का आपने जिक्र किया, वो कहते हैं कि पूरी कौम से वो माफी मांग लें। अच्छा, फौज के खिलाफ अपनी गुफ्तगू जो है वो बंद कर दें, बिल्कुल ठीक है। 9 मई के बारे में तो मुझ समेत बहुत से लोग कहते हैं कि ये वाकया नहीं होना चाहिए था, और पीटीआई ने अगर ये हिकमत अमली इख्तियार की थी तो मैं इसको दुरुस्त हिकमत अमली नहीं समझता। एक बार, और ये बिला वजह का उन्होंने एक टकराव अपनी पार्टी के अंदर भी एक खजानी कैफियत पैदा की, और आज पार्टी के अंदर जो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है उसमें वो 9 मई की हिकमत अमली भी जो है वो पेश थी, वो जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब सवाल ये है कि मेरा मेरा उस पर इतराज ये है, सिर्फ इतराज ये है कि 9 मई के वाकये के ऊपर जो बंदा आपके मुताबिक आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसके साथ आप एक और सलूक कर रहे हैं, और जो 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 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं है उसके साथ एक और सलूक कर रहे हैं। इससे फिर पॉलिटिकल मोटिव जो है ना जी, वो रिफ्लेक्ट होते हैं। ये पॉलिटिकल मोटिव रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए थे। आपको यकसा पॉलिसी सब पे लागू करनी चाहिए थी। एक बात। अच्छा, अब मसला ये है कि आपने 9 मई हो गया, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। अब इससे आगे बढ़ने का रास्ता निकालना है, या वहीं पे खड़े होके हमने 9 मई के ऊपर खड़े होके अब अपने आप को यहां बंद कर लेना है? हमें आगे निकलना है, हमें वे फॉरवर्ड निकालना है। एपीएस वाकया हुआ था ना, हमारी तारीख का बदतरीन वाकया था ना जी, एपीएस का वाकया। हमने वहां खड़े तो नहीं हो गए, हमने वहां से आगे बढ़ के एपीएस के निकल के नेशनल एक्शन प्लान बनाया, सारी सियासी जमातों का इत्तेफाक हुआ, फौजी अदालतें बनी, और फिर एक नेशनल नैरेटिव को रीबिल्ड किया गया। तो मेरा मतलब है अब 9 मई से आगे निकले, और ये जो कुछ भी है, मैं नहीं कहता कि इन सब लोगों को आप जो है ना माफी दे दें, मेरा मुतालबा ये नहीं है। मेरा मुतालबा ये है कि आप एक रास्ता निकालें, और जो कानूनी प्रोसेस के अंदर जानबूझ के रुकावटें पैदा की जा रही हैं वो तो खत्म करें ना। ये जो बार बार लोगों की जमानतों का होना और उनको फिर गिरफ्तार करना, फिर नए मुकदमे में डाल देना, वो ये परसों यास्मीन राशिद ने कहा है ना कि आप मुकदमे बनाते बनाते थक जाएंगे लेकिन मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आने वाली। ठीक है ना? तो मेरा मतलब है कि ये भी थोड़ा सा रिविजिट करें कि इस पॉलिसी से हम कितना रीबिल्ड कर पा रहे हैं, और ये जो खलीज पैदा हो रही है इदारों के दरमियान और लोगों के दरमियान, अवाम के दरमियान, ये कैसे कम होगी। अच्छा, अब आप देखिए एक नया प्रोपेगेंडा कि जी सोशल मीडिया पे जितनी कैंपेन चल रही है वो सारी की सारी पीटीआई प्लांटेड है। अच्छा, मैं हो सकता है कि उसमें पीटीआई के लोग भी शामिल हो और उसमें रद्द अमल देते हो, मैं उसको डिनाई नहीं करता, मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन उठाकर एक ही पार्टी पे जब आप सारा मलबा डाल देंगे, तो जो बाहर बैठी हुई कुव्वतें जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, उनका उनका क्या किरदार है, और कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान की और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान टकराव पैदा हो, लड़ाई पैदा हो, वो कौन सी सियासी कुव्वतें हैं जो इससे फायदा उठाना चाहती हैं। तो हमें एक लार्जर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना होगा ना। तो इसलिए मेरा तो अभी भी मौक़िफ़ ये है कि एक वे फॉरवर्ड इख्तियार किया जाए, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ये इलेक्शन जो है, इलेक्शन से पहले अगर मुतनाज़ा बन जाता है, और बन गया है इस वक्त, तो फिर इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और फिर इस इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी और जो भी पार्लियामेंट आएगी उसके साथ भी टकराव का माहौल रहेगा, और सियासी तनाव रहेगा, सियासी कशीदगी रहेगी। और वो जो कहते हैं ना कि जी ये अगर 2018 का स्क्रिप्ट जो है गलत था, तो मुझे आप ये बताइए किसाना साहब, 2023 का स्क्रिप्ट या 2024 का स्क्रिप्ट कैसे ठीक हो सकता है? कैसे ठीक होगा? अब आप कोई बंदा उठा के बताएं मुझे जो ये कहे कि नवाज शरीफ साहब अचानक पाकिस्तान आ गए हैं और वो खुद से पाकिस्तान आए। एक बात, आप ये मुझे बता दें कि जिस तरह की अदालती सहूलतें उनको मिल रही हैं अब, जो माजी में नहीं मिल रही थी उनके बकौल, ये कैसे फैसला हो गया कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देना है? कैसे फैसला हो गया कि जनाब अखबारी कालम निगार लिख रहे हैं कि जनाब फैसला हो गया है नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे? कहां फैसला हुआ है सर? ये किसने बैठ के फैसला किया? अभी लोगों का तो राय नहीं पूछी गई। अच्छा, फिर ये फैसला करना कि जी पहले 2 साल नवाज शरीफ रहेंगे फिर शहबाज शरीफ आ जाएंगे, या ये कि नवाज शरीफ खुद शहबाज शरीफ पे शफकत का हाथ रख देंगे और शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे। यानी इस तरह की जो सियासी पंडित हैं और जो हमारे तजिया निगार पंडित हैं, जिस तरह से खबरें दे रहे हैं, तो लगता ही है कि स्टेज तो आपने पहले से तैयार कर लिया है, बाकी तो ऐसी सारा बिना वजह स्क्रिप्ट के अंदर रंग भरने का खेल है।
तो उससे तो बिल्कुल। और ज्यादा सियासी तनाव पैदा होगा ना। और इसमें इसमें एक और चीज भी जो है सलमान भाई, वो ये है कि अगर आपने थोड़ा सा मतलब फेवर अगर आप उनको दे ही रहे हैं, तो कम से कम फिर दूसरे को भी बैलेंसिंग एक्ट में लेके आए। इमरान खान के ट्रायल का ये हाल है कि उनके वकला जो है उनको प्राइवेसी नहीं मिल रही है। उनकी फैमिली जब जाती है तो साथ एक कर्नल साहब बैठे हुए होते हैं जो कि उनकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, उनको बात नहीं करने दी जाती। तो ये तो उनका बुनियादी हक है ना कि अपने क्लाइंट को जाके मिल सकें, उनसे बात कर सकें प्राइवेटली, अपने कागज लेके जा सकें, नोट्स बना सकें। तो इस तरह की जो सूरत हाल है, ये बड़ी मखदूश किस्म की सूरत हाल बन चुकी है। देखिए ना, अच्छा, मुझे बात थोड़ा ये सा है, जी जी, मैं इस पे छोटा मैं सा चाहता हूँ कमेंट कर थोड़ा दूं। सा। अगर अच्छा, प्लीज। अगर आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में हिस्सा ले, तो हमें तो कोई इतराज नहीं है, उनको इलेक्शन में हिस्सा ले ले, उनको सहूलतकारी करे, उनको फैसिलिटेट करे। लेकिन फिर ये बाकी लोगों को भी तो उसके खेल का हिस्सा बनाना पड़ेगा ना। ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ को इलेक्शन का हिस्सा बना के किसी को बाहर निकालना है, या किसी को अंदर ला के नवाज शरीफ को बाहर निकालना मकसद हो। ये खेल जो है ना, ये आंख मचोली का खत्म होना चाहिए। मुख्तसरन मैं चाहूंगा कि जरा थोड़ा सा इस पर भी कमेंट कर दें कि ये जो आज हमने पढ़ा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने न्याय अदालतों को फैसले करने से रोक दिया है, और ये अब स्टे ऑर्डर है जब तक कि फैसला नहीं आ जाता। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें तो फिर डाकू लुटेरे जितने भी हैं उनको तो रिलीफ देने की बात होगी ना। फिर तो इसका मतलब है कि जो भी चाहे जो कुछ करता रहे। जो इवन इमरान खान को जब कहा गया था कि वो तरमीम के बारे में बात करें, तो उन्होंने कहा कि मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने केसेस लड़ूंगा। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी देखिए मतलब चाहिए ना कि कुछ करें इस हवाले से। इसरार साहब, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी के हवाले से इन्ना लिल्लाह व इन्ना लिल्लाह राजिऊन आपको पढ़ लेना चाहिए। पाकिस्तान में एहतसाब ना पहले कभी हुआ है, ना आइंदा कभी होगा, और ना ये हमारी पॉलिटिकल कमिटमेंट है, ना ये हमारी शफाफियत है। हम एहतसाब को कल भी एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, आज भी पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें माशाल्लाह अदलिया भी शामिल है, उसमें नैब भी शामिल है, उसमें एफआईए भी शामिल है, उसमें हमारी हुकूमतें भी शामिल है, और उसमें हमारे बड़े बड़े ताजिर तबके और सनतकार भी शामिल है, हमारे मीडिया के लोग भी शामिल हैं, और एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है। तो मैं तो इससे ज्यादा इसमें क्या कह सकता हूं। लेकिन मैं एक कमेंट करना चाहता हूं वो लम्स वाले वाक्य के ऊपर, अगर आप मुझे एक जी डेढ़ जी मिनट दे दें। जी जी जी, हाँ जी, जरूर जरूर, मैंने उस पर बात करनी है आपसे। जी जी। देखिए बात यह है, कल से सोशल मीडिया पे एक तूफान मच गया है। कोई लम्स को जहालत पे मबनी इदारा कह रहा है, कोई कह रहा है कि जनाब लम्स के बच्चों को सवाल करने नहीं आते, कोई कहता है कि जी लम्स के बच्चों ने सवालात का जो मेयार है और जो सवालात के का अंदाज है वो उनका उनका सही नहीं इंटेलेक्ट था। नहीं है। कोई अच्छा, कोई कह रहा है कि उनके अंदर इंटेलेक्चुअल कमी थी। अच्छा, कोई कह रहा है जी बड़ा शानदार उन्होंने बच्चों ने सवालात उठाए, यानी एक मुकाबलाबाजी का माहौल है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जितने बड़े बड़े नाम मीडिया के अंदर जिन लोगों के ट्वीट्स मौजूद हैं, इन सब की ख्वाहिश ये होती है कि काश उनके बच्चे लम्स में पढ़े। उनकी ख्वाहिश बिल्कुल होती है कि उनके बच्चे लकास में, ग्रामर स्कूल में, बीकन हाउस में पढ़े। अगर ये तालीमी इदारे इतने ही बदहाल हैं और ये तबाहशुदा है, तो बराए मेहरबानी अपने अपने बच्चों को इन आला तालीमी इदारों से बाहर निकालें और उनसे ना पढ़वाएं, और जाए सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़वाएं। देखिए बात यह है, वो कहते हैं जी इंटेलेक्चुअल सवाल नहीं थे। अनवार काकर साहब क्या इंटेलेक्चुअल आदमी थे? क्या उनके पास कोई फॉरेन पॉलिसी का एक्सपीरियंस था? ये जो बच्चे जब सवालात करते हैं अपनी क्लासों के अंदर, तो उन मेयारात के मुताबिक ही सवाल होगा ना। देखिए लोगों के अंदर एक रद्द-ए-अमल था। पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहा, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम फेल हुआ है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम, रीजनल पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स, तो लोगों ने उसके ऊपर अपना एक रद्द-ए-अमल दिया है। अब सवाल तो सवाल है, सवाल दुरुस्त भी हो सकता है, सवाल गलत भी हो सकता है। तो ये बिला वजह लम्स के ऊपर गुस्सा निकालना, उन बच्चों पे गुस्सा निकालना, बेहतर ये है कि आप इस बात को सोचिए कि जो हमारे सरबराहान है हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग, ये जब इस तरह की तालीमी इदारों में आते हैं तो ये चाहते हैं कि हमसे हमारी मर्जी के सवालात पूछे जाए और इस तरह से अरेंज किया जाए कि उसमें कोई ऐसा सवाल ना हो जो उनकी शान के खिलाफ हो। भाई आपने, अब मैंने अनवार काकड़ साहब का वो क्लिप सुना है, जब बच्चे ने उनसे पूछा कि आप 50 मिनट लेट आए, तो कहने लगे ये तो मेरा प्रायोरिटी का एरिया ही नहीं था लम्स आना, ये तो मैं सेकेंडरी मेरा इशू था। तो भाई आप क्यों आए? आपको किसने बुलाया? क्यों आपने मेरा? देखिए ना, ये सवालात है। इसमें एक सवाल जो उठता है ना सलमान भाई, वो भी मुझे थोड़ा सा बता दें इसके साथ ही अटैच करते हुए, कि वो जो बच्ची ने सवाल किया था ना कि आप आए क्यों हैं, मुझे भी, मेरा भी एक सवाल है। आप मुझे जरा बताएंगे इनको जरूरत क्या पड़ी है जाने की लम्स पे? अब ये इन्होंने देखा नहीं कि मरियम नवाज शरीफ ने इसी वजह से अपना कैंसिल किया ना जीसीयू में जाया।
जब इनको वो पता है असल कि में वहाँ पे कुछ भी मामलात हो सकते हैं, तो ये फिर असल क्यों नहीं में ऐसे मामले? कसाना साहब उन्होंने एक सियासी वर्दी पहनी है, फौजी वर्दी नहीं पहनी, सियासी वर्दी पहनी है काकाट साहब ने। उनका ख्याल था कि अगर जनरल बाजवा जा सकते हैं, जनरल फैज बड़े बड़े जनरल जा सकते हैं, मौजूदा आर्मी चीफ जा सकते हैं, तो मैं भी तो सियासी चीफ हूं ना, मुझे भी जाना चाहिए और तुलबा के साथ बैठ के मुकालमा करना चाहिए। और फिर माशाल्लाह जाके मैं आप बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा शानदार आदमी हूँ और कितना बड़ा हीरो हूँ और मैं कितनी बड़ी बातचीत कर लेता हूँ। और वैसे भी मैंने आपको कहा था एक प्रोग्राम में, उन्हें लंबी बात करने का बहुत शौक है और अपने आप को लंबे लंबे सवालात में लेके जाना, क्योंकि उनका एक्सपोजर है तो वो समझते हैं कि उनको ये मौका मिला है तो वो उससे फायदा उठाएं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ वो एक हनीमून पीरियड के ऊपर है, तो हनीमून के अंदर जितना जल्दी एंजॉय किया जा सकता है वो एंजॉय करने की कोशिश करें। लेकिन जिसने भी उनको मशवरा दिया था वो उनका दोस्त नहीं था, दोस्त नहीं उसने था, बल्कि बिल्कुल उनको सही। उनके लिए मसाइल पैदा किए। और वजह ये है, आप छोड़ मतलब मैं भी अफसार आलम साहब का और बाकी दोस्तों के ट्वीट्स पढ़ रहा हूँ जो बड़े तनकीदी हैं और लम्स के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, छोड़ देते हैं लम्स। आप खुद हजरात कोई एक तालीमी इदारा सजेस्ट कर दे, कोई जिसको ये सबसे बेस्ट तालीमी इदारा समझते हैं और वहां के तुलबा के अंदर बिठाकर इनको बिठा दें। और अगर ये पाकिस्तान के अंदर किसी इदारे को काबिल नहीं समझते तो ये ऑक्सफोर्ड के अंदर बैठ के, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के ना वहां कोई मुज़ाकरा करा दे और वहां उनको कहे कि पाकिस्तानी तुलबा व तलबात से बातचीत कर ले और फिर देखें सवालात क्या आते हैं और जवाबात क्या आते हैं। तो मसला ये नहीं है कि आप लोगों के अंदर जो रिएक्शन है उसको चैलेंज करना शुरू कर दें, आप उनके सवाल के जवाब दें। आप ये देखिए ना, अगर बच्ची ये पूछ रही है कि आप क्यों आए लम्स, तो आपको जस्टिफाई करना चाहिए। अगर वो पूछ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रही है तो आपको जस्टिफाई करना चाहिए। अगर वो पूछ रहे हैं कि आपके होने से बैड गवर्नेंस है या फला है तो आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आज हम बैठ के बुग़्ज़ माविया में बैठ के तुलबा को भी गालियां निकालें और इदारों को भी गालियां निकालें। और जैसे मैंने कहा, ख्वाहिश तो सबकी है कि हमारे बच्चे भी लम्स में जाके दाखिला लें, एसोसिएशन बने और ये बने, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन से बाहर निकलना चाहिए। अच्छा, एक मुख्तसर सा कमेंट मेरा चाहिए आपके। ये जो आज की डेवलपमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि आसमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत साहब और वो सदर मुंतखब हो गए हैं और अली इमरान सैयद जो हैं वो सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। तो ये कैसे टर्न अराउंड हुआ है और ये कितना बड़ा पॉलिटिकल इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्योंकि ये जाहिर है कि ये आसमा जहांगीर ग्रुप जो है वो पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहा है। जी, उसकी एक वजह है, जो सदर के उम्मीदवार थे ना वो इतने भारी उम्मीदवार नहीं थे। हामिद खान ग्रुप का ख्याल था कि हमारे अपने ग्रुप के नाम के ऊपर वो वोट ले जाएंगे। शख्सियत भी बहुत मैटर करती है, मैं आपको बताऊं। अब आप देखिए ना, जो सबसे बड़ा सेटबैक हुआ है जिसकी वजह से ये हारे हैं कि केपीके के अंदर से इनको वोट नहीं मिला। हालांकि हम कहते हैं जी केपीके में हामिद खान ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप, पीटीआई की रिफ्लेक्शन ज्यादा है, लेकिन उन्होंने भी उनको जो है ना बतौर सदर के तौर पे कबूल नहीं किया। लेकिन जब सेक्रेटरी की बारी आई तो उन्होंने सेक्रेटरी के ऊपर प्रोफेशनल ग्रुप को वोट दे दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ सिलेक्शन के मामलात भी थे और ये जो सदर और सेक्रेटरी दो मुख्तलिफ लोगों के आए हैं, तो इससे लगता ही है कि मुकम्मल जीत तो किसी की नहीं हो सकी ना। एक ग्रुप ये जीत गया, एक ग्रुप ये जीत गया, लेकिन बहरहाल ये एक सेटबैक तो हुआ है हामिद खान ग्रुप को, क्योंकि परसेप्शन ये था कि हामिद खान ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है इस वक्त आसमा के बाद। और ये आजम नजीर तारर और ये भून छून जो है ये काफी जरा नीचे की तरफ गए, लेकिन इस सीट को जीतने के बाद उनको काफी बूस्टअप मिला। लेकिन इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जीतने में कैंडिडेट भी जो है ना, ये भी वो फैसले नहीं कर सकते जो आइन और कानून से बाहर निकलकर फैसले होंगे और ये उसकी तस्दीक करेंगे, ये उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।